आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है सब फंडामेंट, मतलब सबसे छोटा सूक्ष्म लाइफ का क्या चीज़ है। ठीक है, इसे देखने के लिए हम देखेंगे कि रॉबर्ट हुक था, उसने जो है जो आपका बार्क होती है उसमें से कॉर्क निकाला। कॉर्क में उसने देखा कि एक शहद के जो अपना बीज का जो वो होता है आपका छत्ता, वैसे ही उसमें बुने रहते हैं। ठीक है, सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो इस तरह से होते हैं। तो सेल जो है लेटिन वर्ड है, सेल है ना, लेटिन। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। तो फंडामेंटल ये सेल, सेल सबसे छोटा फंडामेंटल जो यूनिट है वो सेल है। सेल का हमने देखने के लिए हम देखते हैं, हमने जो है एक प्याज की पील ली। अब तो उसका अंदर से जो कॉनकेव टाइप होता है ना, ऐसे होता है, यहाँ से ये निकाल लिया है ना। इसको हमने स्लाइड तैयार करी, स्लाइड के ऊपर हमने इसको रख दिया, ये इसको रख दिया और ये उसको ढक दिया, फिर सैफ्रॉन को डाल के थोड़ा सा। ठीक है, और हमने ओनियन का पीलर से वो लिया, उसमें से छोटा सा टुकड़ा इसमें लगा दिया स्लाइड। माइक्रोस्कोप पे हमने देखा तो हमें जो है ये ऐसे नज़र आएगी। तो ये सेल्स है और इसमें ये नज़र आती है, ये न्यूक्लियस है। सेल, ठीक है। माइक्रोस्कोप का और आविष्कार होता गया तो हमें पता चला कि इसके अंदर ऑर्गेनेली भी होती है, सेल के अंदर, है ना, और आता गया। सबसे पहले क्या है, सेल 1665 में देखी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ठीक है, इसने सेल को बताया। फिर लुवान हुक ने 1672 में इम्प्रूव्ड उससे देखी। ठीक है, फ्री लिविंग सेल द पॉन्ड वाटर में फर्स्ट टाइम देखी। फिर इसने कब देखी थी? 1674। फिर ये रॉबर्ट हुक जी आए, रॉबर्ट ब्राउन आए, इन्हें पॉन्ड वाटर में देखी। इसने तो वैसे ही देखी थी कॉर्क। ठीक है, फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा जी न्यूक्लियस भी होती है। इसके बाद फिर और डिस्कवरी हुई इसकी 39। पुरकिंजे जी आए। पुरकिंजे जी ने फिर जो है देखा प्रोटोप्लाज्म भी होता है ना, 19, ठीक है, 1839 में और 38 में। ये सवान शील्डन जी आए, 2 है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने देखा जी फर्दर है ना, बेसिक यूनिट ऑफ सेल प्रेजेंट होती है प्लांट और एनिमल में। ठीक है, सेल थ्योरी दी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद फिर 1855 में वर्च्यू आया। इसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, फर्दर एग्जिस्ट सेल, ऑल सेल अराइज डिस्कवर
है ना, और इसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इसकी सारी ऑर्गेनली यानी सारी बता दी। ठीक है, अब ये पता चला हमें कि लिविंग सेल जो विद इन दो तरह से होती है ना, एनिमल दो तरह के, यूनी सेलुलर, इनका सारा का सारा काम उसी सेल से हो जाता है। ठीक है, अमीबा, कले, माइडोमोनास, है ना, पैरामीशियम, है ना, ये सब हो गए। सिंगल सेल, यूनी सेल, यूनी का मतलब सिंगल, सिंगल सेल में इनका सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, मल्टी सेलुलर, ये सारे प्लांट एनिमल, इसके अलावा जो है यूनिसेलुलर के अलावा जो मल्टी, इनका जो है लेबर ऑफ डिवीजन के हिसाब से, जैसे पेट है तो उसमें अलग टाइप से सेल होंगी, आपकी आई जो है अलग टाइप्स होगी, ब्रेन है अलग टाइप्स होगी, न्यूरो सेल अलग होंगे, आपके मसल सेल्स अलग होंगे, है ना, और ओवम के सेल अलग होंगे, स्पर्म के सेल अलग होंगे। इस तरह से फंजाई में भी होता है, और सॉरी फैट सेल अलग होंगे। तो सेल अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से अलग अलग होंगे। ठीक है, ये हमने देखना है इसमें डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अलग अलग सेल होंगे, सेल लंबा भी हो सकता है। ठीक है, ये सेल आपका, ये मसल सेल्स है ना, ये आपका ब्लड सेल्स है ना, ये ब्लड सेल्स होते हैं। ये तो मैंने ऐसे बना दिया, बोला ब्लड के अंदर होते हैं तो मैंने ऐसे बना दिया था। ये ऐसे होते हैं ब्लड सेल, ओवल शेप होते हैं, है ना। आपका न्यूरो सेल्स होता है, एक्सोन न्यूरॉन होते हैं इसमें। ठीक है, ये डेंड्राइट होते हैं। ठीक है, ये ओवम सेल हो गया आपका, ये स्पर्म सेल हो गया, ये आपका बोन सेल, ब्लड सेल, ओवम सेल, स्पर्म सेल, नर्व सेल, ये मसल सेल। ये अलग अलग शेप के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक जैसे हो। डिवीजन ऑफ लेबर के अनुसार से इनकी शेप अलग अलग होती है। ठीक है, ये शेप किस पे डिपेंड करती है? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डिवीजन ऑफ लेबर, फंक्शन इसके अलग अलग होंगे तो फंक्शनिंग अलग अलग होंगे तो इनकी शेप भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग परफॉर्म करते हैं। ब्लड सेल अलग परफॉर्म करते हैं, हार्ट सेल अलग परफॉर्म करते हैं, पंपिंग वगैरह का। आपका मसल सेल्स अलग काम करते हैं, और आपका क्या कहते हैं गैस्ट्रिक सेल्स अलग काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल अलग हो, लीवर के सेल अलग काम करते हैं। तो अलग अलग फंक्शन, अलग अलग सेल। ठीक है, अब ईच सेल लेकिन क्या है, सेम सेल ऑर्गेनलीज, सेम सेल ऑर्गेनलीज होती है सबके अंदर। ऑर्गेनलीज सेम होगी, न्यूक्लियस होगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपको आगे बताऊंगा क्या क्या होता है। ऑर्गेनली इनमें सब में सेम होगी, चाहे अलग अलग हो, सेल कोई सा भी हो, ऑर्गेनली सेम होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ये आए, सबसे पहले हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल है,
ये सेल के सबसे बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये काय का बना होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन। इसका काम क्या है? ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है इसके अंदर, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो SPM है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है मेम्ब्रेन में। ये क्या करती है? गैसेज का एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का करती है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये देख के करते हैं किसे करना किसे नहीं करना। और ये किससे होते हैं? डिफ्यूजन से होते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर, है ना। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर चलेगी गैस या चलेगा लिक्विड, है ना। अगर इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड की वो बढ़ गई, CO2 ज़्यादा हो गई तो CO2 बाहर आ जाएगी, और इसमें ऑक्सीजन कम हो गई तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, ठीक है। इधर अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई, है ना, तो ये बाहर आ जाएगी। इधर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की घट गई तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। ऐसे वाटर है, वाटर भी इसके डिफ्यूज होता है, वाटर भी ऐसे डिफ्यूज होता है। तो वाटर के डिफ्यूजन को हम कहते हैं ओस्मोसिस, ओस्मोसिस कहते हैं। वाटर डिफ्यूजन क्या कहते हैं? ओस्मोसिस, ठीक है। अब ये देखिए कि osmosis passage of water from the region from the high concentration through the SPM by the low concentration, हाई से लो की तरफ जाना, ठीक है, हाई से लो की तरफ जाना। अब एक सेल को हमने रख दिया हाई कंसेंट्रेशन, जहाँ वाटर की हाई कंसेंट्रेशन है, मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है, तो सेल स्वेल अप हो जाएगा ऑस्मोसिस से, ठीक है। स्वेल अप हो जाएगा, वो कौन सा सॉल्यूशन कराएगा? जहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, हाई है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सेल स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, गेन वाटर कर लेगा, ठीक है। और अगर सेम है तो सेम कंसंट्रेशन है तो आइसोटोनिक, तो उसमें कोई वो नहीं पड़ेगा, वाटर इनटेक होगा, वाटर आउटटेक होगा। तो सेम कंसंट्रेशन, तो उसमें कोई जितना वाटर अंदर जाएगा उतना बाहर जाएगा, तो सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ, चल रहा यही है ऑस्मोसिस सब। अब आ जाओ, अगर सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक कंसंट्रेटेड और वाटर लो है उसके अंदर, है ना। कंसंट्रेट जब भी तो होगा कि साल्ट ज़्यादा होगा, वाटर लो होगा, चाहे वो शुगर का सोल्यूशन हो चाहे वो साल्ट का सोल्यूशन, उसके अंदर सेल रख दी तो सेल का वाटर बाहर चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो वाटर अंदर से बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। यूनिसेलुलर जो है, यूनिसेलुलर और प्लांट्स जो वाटर वाले हैं, ये ऑस्मोसिस के इससे ही एब्जॉर्ब वाटर करते हैं, अपने रूट से करते हैं प्लांट्स तो, और बाकी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर को ऑस्मोसिस से ही करते हैं अपना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है इसके अंदर? फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, अमीबा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो क्या करता है?
एनगल्फ कर लेता है अपने खाने को, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ये अमीबा है, ये मैं बना रहा हूँ। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये अमीबा है, इसने ये बनाया, ये फूड है, ये यहाँ पे आया, ये इसने अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। उसको फ्लेक्सिबिलिटी के कारण चेंज, अगर रिजिड होगी तो वो नहीं कर सकता ये, तो ये चेंज कर लेगा। तो एंडोसाइटोसिस, जो बाहर से फूड अंदर जाएगा उसको एंडोसाइटोसिस कहेंगे। अब आ जाओ सेल वॉल। सेल वॉल जो है जो सेल वॉल होती है, ये सब याद रखना, डिफ्यूजन ये प्रोसेस चलती है इसमें, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब आ जाओ सेल वॉल, ये प्लांट में पाई जाती है बस, और ये रिजिड होती है, काय की बनी होती है, सेलुलोज। ये रिजिडिटी देती है प्लांट को कि ओस्मोसिस वगैरह होने पे सेल फटे ना, तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है, ठीक है। सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर होगी ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसमें भी होगी, और ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होगी, और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस दे आर श्रिंक्स। अगर ज़्यादा पानी खो देंगे तो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो सेल जो है सेल वॉल से अवे हो जाएगी, ये बाहर की वाल है तो इससे ये श्रिंक हो जाएगी, अंदर की सेल ये तो होगी नहीं सेल वॉल श्रिंक, तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब एक हमने पील ली, किसकी ली, रियोलीफ, ठीक है। एक को हमने रियोलीफ को उबाल लिया, और एक को हमने वैसे ही उसको देखा माइक्रोस्कोप में, उसमें क्लोरोफिल वगैरह है, ठीक है। उसको हमने जो है दोनों को लिया, दोनों की हमने स्लाइड बनाई, उबालने के बाद स्लाइड बनाई, उसकी बनाई। तो हमने देखा कि उबालने के बाद जब उसकी ऑर्गेनेली वगैरह सारी ख़त्म हो गई, अब बॉइल्ड वाटर में हमने डाल दिया किसी सेल को, तो वो ख़त्म होगी, ठीक है। फिर वो अपनी पावर ऑस्मोसिस की खो देती है, लॉस द पावर ऑफ ऑस्मोसिस इफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो स्लाइड बनाई हमने देखा, तो सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया, चाहे कोई सा भी हो, है ना, तो उसमें वेरी डाइल्यूट जो हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया है विदाउट ब्रेस्टिंग। अगर बाहर लो कंसंट्रेशन है तो स्वेल होगी, लेकिन क्या होगी, विदाउट ब्रस्टिंग, ठीक है। तो सेल वॉल उसे ब्रस्ट नहीं होने देती। सेल वॉल अगर टाइट होगी तो अगर वो फैलेगी, सेल उतनी फैलेगी, उतना ही वाटर लेगी जितना उस सेल वॉल तक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेके उधर तक पहुंच जाएगी। लेकिन क्या है, वो ब्रस्ट नहीं होगी। ब्रस्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके चारों ओर सेल वॉल है ना, ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बैक्टीरिया, फंजाई और आपका इन सब में ये होता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर ये ब्रस्ट नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल होती है इनके चारों। सेल वॉल, सेल स्वेल हो जाती है, बिल्डिंग प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल पे प्रेशर डालती है,
है ना, और इतना ही प्रेशर वाल डालती है उसके ऊपर, ठीक है। ये प्रेशर डालेगी, ये प्रेशर डालेगी बाहर और ये डालेगी अंदर, है ना, ये प्रेशर डालेगी बाहर, ये डालेगी अंदर, तो प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो वो ब्रेस्ट नहीं होगी स्वेल होने के बाद, ठीक है। और such cell can be much greater change in the surrounding medium than the animal, ठीक है। ज़्यादा चेंज आ सकता है इनमें सराउंडिंग मीडियम में एनिमल की अपेक्षा, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह अपने प्लांट हो गए, इसमें क्या है कि प्रेशर एग्जर्ट करेगी, लेकिन उतना ही प्रेशर ये वाल भी एग्जर्ट करेगी। ये एक तरह का न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, है ना। हम इधर पुश कर रहे हैं, उधर पुश कर रहे हैं, तो ऐसे ही ये प्रेशर इधर पड़ेगा, इस वाल का प्रेशर इधर पड़ेगा, तो उसको मेंटेन रखेगी वो, उससे बड़ी नहीं होगी। उतना प्रेशर जब वो मेंटेन हो जाएगा तो ऑस्मोसिस भी रुक जाएगा और वो सेल भी नहीं बर्स्ट होगी। आज के लिए इतना ही। मैं आपको आगे न्यूक्लियस वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्गी अपैरेटस वगैरह, प्लास्टिड वगैरह बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये भी सब के सब इसके अंदर होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह भी ये प्लास्टिड में आते हैं, तो ये सब सेल की ऑर्गेनेली जो होती है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके बाय।